મારા YouTube ચેનલ જાણવા જોગમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। સાથીઓ, આજે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના મીડિયા કમિટીના ચેરપર્સન માનનીય શ્રી પવન ખેડાજી ગુજરાતની મુલાકાતે હતા અને ગુજરાતની મુલાકાત દौरान તેમણે ઘણા એવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી કે જે 2024ના લોકસભાની ચૂંટણીના જ્વલંત મુદ્દાઓ છે। તેમણે બેરોજગારીની વાત કરી, મોંઘવારીની વાત કરી, મહિલાઓની સ્થિતિની વાત કરી અને સૌથી વધારે અગત્યની વાત છે કે કર્ણાટકમાં જે પક્ષ સાથે ભાજપનું ગઠબંધન છે એટલે કે પૂર્વ વડાપ્રધાન દેવેગૌડાના જે પૌત્ર છે પ્રજ્વલ રેવન્ના, તેઓનું વિશ્વમાંથી સૌથી મોટું સેક્સ કૌભાંડ બહાર પડ્યું છે અને 1, 2, 3, 4 નહીં પરંતુ 2999 સીડી બહાર પડી છે એમના કથિત આ સેક્સ કૌભાંડની, યૌન શોષણની અને કહીએ તો કોઈ પણ સ્ત્રી કોઈ પણ ઉંમરની એમને બાકી રાખી નથી। છતાં આ વ્યક્તિ સાથે અને એમના પક્ષ સાથે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ છે એમને ગઠબંધન કર્યું, એમને ટિકિટ આપી, એમના પ્રચારમાં ગયા। તો આ ઘણા બધા એવા મુદ્દાઓ હતા જેમના ઉપર આજે આપણા જે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના ચેર માનનીય પવન ખેડાજીએ પોતાનું પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કરે છે। જુઓ આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેઓ શું કહી રહ્યા છે। નમસ્કાર। આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન અને કોંગ્રેસ પક્ષને સમગ્ર દેશની અંદર ભાજપાના જુઠ્ઠાણા અને જડબાતો જવાબ આપનાર એવા શ્રી પવન ખેડાજી આપણી વચ્ચે છે। ગુજરાત મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી પવન ખેડાજીનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ। પવન ખેડાજી આપણા ગુજરાતના મોટાભાગના જર્નલિસ્ટ સાથે સીધા જ બધાથી મળે છે, કારણ કે વારંવાર ગુજરાત સાથે દરેક ચૂંટણીની અંદર આપણે આવતા હોય છે અને આપણને માર્ગદર્શન આપતા હોય છે। આપણી આજની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં અમારા સિનિયર લીડર પૂર્વ સાંસદ ડોક્ટર અમીબેન યાજ્ઞી, એઆઈસીસીના મીડિયા કોઓર્ડિનેટર સારિકા સિંહજી, મારા સાથી પ્રવક્તા ભાઈ શ્રી હેમાંગભાઈ, હિરેનભાઈ, એઆઈસીસી તરફથી ગુજરાત માટે બનેલા વોર રૂમના ચેરમેન વિગુભાઈ દવે, નિરલભાઈ, નેતાબેન, મુકેશભાઈ, અમારા સાથી પ્રવક્તા એડવોકેટ શ્રી રત્નાબેન, કાદરી સાહેબ સહિત તમામ ઉપસ્થિત છે। હું વધુ સમય ન લેતા માનનીય પવન ખેડાજીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આજની પત્રકાર પરિષદમાં આપણી સાથે વાતચીત કરે। માનનીય પવન ખેડા સાહેબ। धन्यवाद अनिल भाई, मेरी बड़ी बहन अमीबेन जी, हेमांग भाई, हिरेन भाई, सारिका जी और तमाम हमारे मंच पर बैठे हुए नेता, आप सबका स्वागत। मैं ताप जौहर की ज्वाला का जिसे तपाया कुर्बानी ने, मैं पोषित उस दुग्ध धारा का जिसे पिलाया मर्दानी ने, मैं जीवित सपना मराठा का जिसे देखा जीजाबाई ने, मैं बलिदान उस चित्तौड़ का जिसे दिया पन्ना भाई ने। मैं राजस्थान से आता हूं, मेवाड़ से आता हूं, इसलिए गुजरात आकर मैं आप लोगों का दर्द साझा करना चाहता हूं। गुजरात के पड़ोस में ही मेरा जिला है उदयपुर, और हम लोग बचपन से जितना गुजरात से सीखे हैं उतना दादी और नानी की सीख से भी नहीं, उनके संस्कारों से भी ज्यादा संस्कार हमें गुजरात से मिलते हैं। गुजरात हमेशा न्याय की लड़ाई में सबसे आगे रहा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी हो और झवेरचंद जी की कविताएं पढ़ पढ़ के हम पढ़े हुए। आज जब पूरे देश में गुजरात से जो खबरें आती हैं, एक बात की शर्मिंदगी महसूस होती है कि पूरे एक समाज से बड़े साहेब के दोस्त पुरुषोत्तम भाई हो गए, पूरे एक समाज से बड़े हो गए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं करते, ये अहंकार है। और गुजरात के लोग, मैं जितना समझता हूं उन्हें, अच्छे अच्छों का अहंकार तोड़ना जानते हैं। वो अपने तरीके से अहंकार तोड़ते हैं। आवाज भी नहीं आती
और घमंड टूट जाता। हमारा भी तोड़ा था, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं तोड़ा था। तो मुझे मालूम है कि जब गुजरात के लोग घमंड तोड़ते हैं तो क्या होता है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में सब गुजरात की तरफ देख रहे हैं कि अब गुजरात घमंड तोड़ने पर आ गया है। 10 साल कोई सत्ता में रहे और उसको अपनी रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय समाज में विवाद पैदा करने की आवश्यकता पड़ जाए, ये कहां का न्याय हो सकता है। अगर मैंने काम किया है तो मैं इनसे क्यों लड़ाऊंगा। मैं तो चाहूंगा कि दोनों मिलकर मुझे वोट दें, मेरे काम पे मुझे वोट दें। 10 साल क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, इसका जवाब पिछले 2 चरणों में जो भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हो रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा आपको। साहब काम नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड के नाम पे कुछ नहीं है, वही पुराना बात, वही पुराने तरीके कि कैसे लोगों को व्यस्त रखा जाए, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा किया जाए, लोगों के अंदर डर पैदा किया जाए। कि डर और गुस्से की जरूरत ना है अगर आपने काम, फिर तो मोहब्बत होगी आपसे। लेकिन आपको ये समझ में आ गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपको भी समझ में आ गया है साहिब को कि अब मुश्किल हो गया, घमंड किसी का नहीं चलता। हम क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या संदेश लेकर निकली, कोई आज से नहीं निकली। 1.5 साल पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब निकले तब उसका मकसद यही था कि लोगों से बात करके उनके मन की बात समझी जाए। वो नौजवान हो, वो किसान हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, दलित हो, शोषित हो, मध्यम वर्ग के हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ऊपरी जातियों के हो, कोई हो, सबकी बात समझना यही एक नेता का गुण होता है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, प्रेरणा कहां से ली? प्रेरणा गुजरात से ली, महात्मा गांधी से ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ली। घुटने में दर्द, चोट, फिर भी चल रहे, ये प्रेरणा यहीं से आ सकती है और कहीं से आ ही नहीं सकती। उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और वहां जो संवाद लोगों से हुआ, उस संवाद के आधार पर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद हमारा न्याय पत्र निकला, जो आप पीछे उसके हाईलाइट्स देख रहे हैं। तो न्याय पत्र का श्रेय मैं 90% गुजरात को देता हूं। जितना गुजरात से हम लोग सीखे हैं, हमारी पार्टी सीखी है, उतना मुझे नहीं लगता और कहीं से हम सीखे। आज स्थिति क्या है? हम पेपर लीक की बात कई बार कर चुके हैं, भर्तियों की बात कर चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, रिक्त पद होते हुए भी नहीं मिल रही, ये बात कर चुके हैं। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनका विभाग का आंकड़ा है जो संसद में पेश किया है। एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में, एवरी डे। 1 घंटे में 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। नालिया कांड पे तो हमने बहुत बात की थी। अभी 3-4 दिनों से आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया में भी, कर्नाटका का जो कांड हुआ, 2900 वीडियो अलग अलग महिलाओं के साथ। कौन है वो व्यक्ति? प्रज्वल रेवन्ना। कौन है प्रज्वल रेवन्ना? मोदी जी का पार्टी का अलायंस। दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह को चिट्ठी लिखते हैं कि गृह मंत्री साहब, इस पार्टी से गठबंधन मत करना क्योंकि इसके खिलाफ ये सारी गंभीर संगीन आरोप हैं। विश्व का सबसे बड़ा सेक्स अब्यूज स्कैंडल, विश्व का सबसे बड़ा, जो कर्नाटक में हुआ है।
अपने ही नेता की बात नजरअंदाज की अमित शाह जी ने और गठबंधन किया। ना केवल गठबंधन किया, अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री खुद गए उसका प्रचार करने, उसके कंधे पर हाथ रख के उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, सारी एजेंसीज आपको रिपोर्ट करती हैं। अगर आपको पता नहीं था कि जिसके लिए आप उसको अपने परिवार का सदस्य बता रहे हैं उसके खिलाफ कितना गंभीर आरोप है, तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठे हैं साहब? और पता था फिर भी आपने ये किया। आप उस मंच पर कैसे खड़े थे उसके साथ? इन दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। पता नहीं था तो आपको वहां बने रहने का हक नहीं, और पता था तो आपको वहां खड़े नहीं रहना चाहिए था। यही हम आपसे पूछते हैं, यही हमने नलिया कांड के वक्त पूछा था आपसे, भाई आप महिला सुरक्षा में क्या कर रहे हैं? बोलते कुछ है, करते कुछ है। यही बात अब कर्नाटका में आ रही। हम जब न्याय की बात करते हैं तो महिलाओं के साथ न्याय की बात भी करते हैं। हम किसानों की बात करते हैं, एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो पूरी तरह से लागू की जाएंगी, ये हमने कमिटमेंट की है, वादा किया है। 126 सिफारिशें थी स्वामीनाथन कमेटी, उसमें से 100 हम लागू कर चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार लागू कर चुके, 25 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद जो नई सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने लागू की, वो एक छोड़। 100 हम लागू कर चुके थे, आपको सिर्फ 26 लागू करनी थी। आपने जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो छोड़ दी। हम वो लागू करेंगे और कानून बनाएंगे, ये हमने एक गारंटी दी। आज पूरे देश में हमारे न्याय पत्र की बात चल रही है, न्याय की बात चल रही है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि नोटबंदी में अन्याय हुआ, जीएसटी में अन्याय हुआ, कोविड के दौरान अन्याय हुआ, लगातार महंगाई अन्याय करती है। जब आपकी 272 सीटें आई थी 2014 में, तो पेट्रोल आपने 60 से बढ़ाकर 80 कर दिया। जब 303 आई तो 80 से बढ़ाकर 100 कर दिया। अब कहते हैं साहब 400 बार। आप समझ लीजिए अब क्या नियत है। नियत इससे भी ज्यादा खराब है। पेट्रोल और गैस की कीमतों से भी कहीं ज्यादा गंभीर है। बात अब संविधान पर आ गई, और मैं नहीं कह रहा हूं, अनिल भाई नहीं कह रहे हैं, अमीबेन नहीं कह रही, हम में से कोई नहीं कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। ज्योति बिरला राजस्थान से लड़ रही है चुनाव, पड़ोस का राज्य है, खुलकर भाषण में कहती आई पूरे प्रचार में कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। क्यों बदल देंगे संविधान? संविधान इसलिए बदल देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आरक्षण खत्म तो छोड़िए, आरक्षण के ऊपर जो 50% की सीमा है वो खत्म होनी चाहिए। उस आरक्षण में जो ऊंची जातियां हैं, उसके जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वो भी शामिल होने चाहिए। उनके साथ भी अन्याय हुआ है, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें भी न्याय देना चाहिए। अगर संविधान पर संकट आया तो ये जो सामने कैमरा है ना, ये नहीं दिखेंगे। हम जो यहां बैठे हैं हम जेल में होंगे, और आप लोग अपने ईएमआई की संघर्ष कर रहे होंगे, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, उनकी सहायता राज होगा। आज भी हो रहा है। आज जो मीडिया जिस स्थिति से गुजर रहा है हमें बड़ा बुरा लग रहा है। पत्रकारों की जो स्थिति कर दी है वो हमें समझ में आ रही है। आपका दर्द भी हम समझते हैं। हम आपके लिए कई बार कड़वा भी बोल देते हैं, लेकिन वो गलत बोलते हैं। दिक्कत तो मालिकों के साथ, मालिकों का एक जुगलबंदी चल रही है साहिब के साथ। उस जुगलबंदी को खत्म करना जरूरी है। आपके हकों के लिए भी हम लड़े और लड़ते रहेंगे। इसलिए इस बार आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं गुजरात के लोगों से कि साहब तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। आप समझ गए हो? गुजरात से ही दवाई आने वाली है, उस दर्द की दवाई जो गुजरात से ही आए। इस बार न्याय का साथ दीजिए, इस बार अपनी आजादी बचाइए, पत्रकारिता की आजादी बचाइए। विपक्ष में जो हमें काम करना चाहिए हमें नहीं करना दिया जा रहा।
हमारे नेता को संसद से बाहर कर दिया, अपने घर से बाहर कर दिया, 50 घंटे ईडी के सामने बैठा दिया, ये सब अभी तो राहुल गांधी के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, हम सबके साथ होगा। ये शुरुआत है, इसको यहीं नहीं रोका तो खतरे के बादल अब आपके दरवाजे के बाहर आ चुके। आपके सवाल। पवन खेरा जी, अमित शाह ने अभी सुबह में एक आरोप लगाया है कि जो अनामत के धर्म के आधार पर अनामत है, वो जो वीडियो मॉर्फ करके जो फेक वीडियो बनाया गया है वो कांग्रेस ने बनाया, ऐसा आरोप लगाया। देखिए, कोई वीडियो फेक तो नहीं है, आधा है पूरा है, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं। आलू और सोने का वीडियो किसने बनाया? राहुल जी ने तो कभी नहीं कहा था कि आलू से सोना बनता है, सोने से आलू बनता है, तो साहेब ने बोला था। राहुल जी ने उनकी बात को दोहराया था, पूरे देश में चला दिया कि राहुल गांधी ने बोला था। और अमित शाह जी तो बड़ा ऊंची ऊंची आवाज में अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे कि बीजेपी की आईटी सेल ऐसी है जो झूठ को सच बना दे, यूं करके बोला था, ये झूठ की वजह। अरे साहब गृह मंत्री जी, आपसे थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं, सीख लेते तो। आप अपनी पार्टी को सिखाते हो कि कैसे झूठ को सच बनाया जाता है। अगर किसी ने जोश में आकर कर दिया है, आपकी पुलिस मुख्यमंत्री तेलंगाना के उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई, ये खतरा है संविधान, ये खतरा है संविधान। जो अमित शाह का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जिग्नेश मेवानी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जो कांग्रेस के विधायक थे। उसने बोला कि जो गिरफ्त में 2 लोग हैं, उसमें से एक मेरा पीए नहीं है, वो मेरा भाई है। और अमित शाह जी ने भी आपके पर मतलब आक्षेप किया है कि ये काम विपक्ष का हो सकता है, आपका क्या कहना है? साहब, आप जो कानूनी कार्रवाई करिए ना, जाओ, लेकिन फिर आप अपने तमाम नेताओं, मंत्रियों, उन सब पर भी कार्रवाई कीजिए जो पूरे सुबह से शाम तक कैबिनेट के लोग, कैबिनेट का काम ना ये है राहुल गांधी के वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश कर, उसका क्या करोगे? न्याय तो फिर न्याय होता है, वो एक आंख बंद नहीं होती न्याय की, दोनों आंखें बंद होती हैं या फिर दोनों आंखें खुली होती हैं। यहां तो ये ऐसा न्याय करते हैं जिसमें एक आंख बंद रहती है। कभी काड़ा न्याय देखा है आपने? काड़ा कानून तो नहीं होता ना, अंधा कानून होता है। पवन जी, प्रज्वाला रेवन्ना को वापस लाने के लिए आपकी कर्नाटक की गवर्नमेंट क्या कर रही है? SIT हमने बना दी है, और जो नियम है, नियम के तहत कर्नाटक सरकार किसी को विदेश से बाहर नहीं ला सकती, वो केंद्र सरकार ला सकती है। वकील हमारे साथ बैठी हैं, ये आपको और ज्यादा बता पाएंगी। एक्स्ट्राडिशन लॉ जो है वो, उसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं, केंद्र सरकार। और हम तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इनको भगाने में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, कैसे इनकी मदद की, इसका भी खुलासा होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी वो खुलासा होगा। खेरा जी, आपके गुजरात से सूरत के जो कैंडिडेट थे, वो ऐसे ही सीट आपने दे दिया बीजेपी के, ऐसे ही इंदौर की सीट चली गई। तो अभी ऐसा ही ये 4 दिन के अंदर एक तो ऐसा कुछ होने वाला है जो मीडिया में खबर में है अभी, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो सूरत में हुआ या जो इंदौर में हुआ, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसमें जवाबदेही दे, मैं नहीं मानता। ये ही लोकतंत्र पे खतरा है जो हम बार बार आपको बता रहे हैं। अब मान लो कि सूरत में सिर्फ एक कैंडिडेट बचा, भारतीय जनता पार्टी, चलिए मान लेते हैं किसी ने किसी भी कारण से नहीं है, तो भी सूरत के वोटर को यह हक है कि वो नोटा को वोट दे या उस प्रत्याशी को वोट दे, उसका वो हक छीन लिया। इंदौर के वोटर का वो हक छीना जा रहा है। तो क्या जो हम बार बार कह रहे हैं आपको कि आखिरी चुनाव होगा, गलत थोड़े कह रहे हैं। सूरत तो पहली झांकी है, अभी तो पूरा देश बाकी है। खेरा जी, बीजेपी ये कह रही है कि आपकी तरफ से 90 चुनी हुई सरकारें जो है कांग्रेस में बर्खास्त, आप ऐसे संविधान करते हैं। सबसे पहले इस देश में राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का सिलसिला कब हुआ था? मैं अमित शाह साहब को चुनौती देते हुए पूछ रहा हूं। सबसे पहले सरकारें बर्खास्त करने का सिलसिला मोरारजी भाई देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी। 26 सरकारें, उस सरकार ने 3 महीने में 26 राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम शुरू किया। तो बताइए, ये बीच किसने बोले? आपको पूरा इतिहास मोड़ तोड़ के सामने रखेंगे, कहेंगे साहब ये अब हुआ, देश आजाद 2014 26 मई को हुआ, उससे पहले तो देश पता नहीं क्या था, हम और आप पता नहीं क्या करते थे, शायद
केले के पत्ते बांध के घूम रहे होंगे, कपड़े भी नहीं थे हमारे पास, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं साहब। इतिहास बिना पढ़े ये लोग इतिहास की बात करते हैं। तो इनका इतिहास मैं दुरुस्त कर दूं कि मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, चौधरी चरण सिंह जी उसमें बड़े मंत्री थे। पूछिए इनसे और मैं किताबें भेज दूंगा इनको पढ़ने के लिए, जिस भाषा में वो करेंगे। सरकारें तब बर्खास्त हुई। खेरा जी, आप बोल रहे हैं चुनाव जो है नहीं होगा और ये जो विरोध कर, लेकिन आपके दिल्ली में ही सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, क्योंकि अरविंद लवली जो है संदीप दीक्षित विरोध कर रहे हैं कन्हैया कुमार को, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कोई विरोध संदीप दीक्षित नहीं कर रहे कन्हैया कुमार का, और अरविंद लवली जी ने जो किया उसका जवाब आपको जल्दी देंगे। मैं इतना जरूर जानता हूं कि अरविंद लवली खुद सबसे ज्यादा पक्षधर थे गठबंधन के। उसके बाद उनके दिमाग में क्या आया, क्यों आया, ये आप उनसे पूछिए। पूरी दिल्ली का कार्यकर्ता एक होकर हमारे 7 सीटों पर 3 पे हम लड़ रहे हैं, 4 पे हमारे गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आपको नतीजे चौंका देंगे। और ये दिखाता है कैसे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतनी नर्वस है कि चुनाव आ गया, 15 दिन बाद चुनाव है, अभी भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने इनकार किया है कि उससे नुकसान होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये वही है कोविशील्ड जिसके सर्टिफिकेट में मोदी जी की फोटो लगती थी, वही है। ये वही कोविशील्ड है ना जिससे 52 करोड़ लिए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। पूछिए ना साहब से, आएंगे ना, एक आध दिन में तो यही प्रचार करेंगे, प्रेस वार्ता तो नहीं करेंगे, ये तो मैं आपको चुनौती दे सकता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मान जाऊंगा। अपने ही राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पूछिएगा कि साहब 52 करोड़ जिस कंपनी से लिए थे और जिसके सर्टिफिकेट पे आपकी हंसता हुआ रूहानी चेहरा था, अब वो कंपनी खुद बता रही है कि हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। रोज हम पढ़ते हैं कि कोई बारात में बेचारा नाच रहा था और वहीं हार्ट अटैक पड़ा और बेचारा खत्म हो गया। अभी 2 दिन पहले एक महिला के साथ नोएडा के पास हो गई। रोज ये खबरें आती हैं और नौजवान लोग 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के, तो ये क्या जवाबदारी किसकी है? 52 करोड़ लेने के वक्त तो आप आगे आ गए हैं, सर्टिफिकेट पे फोटो छपवाने के वक्त आप सबसे आगे हैं। पूछिए ना, अभी आज 12 घंटे हो गए इस बात को बाहर आए हुए, खुलासा हुए। सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। राहुल गांधी पे बोलना हो तो तुरंत सब आ जाएंगे, स्मृति ईरानी भी आ जाएंगी और अमित शाह जी भी आ जाएंगे और बेचारे नड्डा जी कभी कभी चलो उनका भी नाम लेता है, वो भी आ जाएंगे। जी, क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या आखिरी दिन खत्म हो गया क्या? पर्चे तक प्रियंका गांधी की चुनाव नहीं लड़ेंगे? आखिरी दिन आ गया, खत्म हो गई तारीख, आने दीजिए, फिर बुला लीजिएगा, फिर आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप रिफ्रेशमेंट लेते हैं, जल्दी आता हूँ मैं।